हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का यूनिट 7 इकाई 7 पढ़ेंगे। आय और रोजगार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम मतलब आय, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, और डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण। तो आय और रोजगार का निर्धारण, तो हम जानते हैं जब व्यक्ति को रोजगार मिलता है या लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। यानी आय, रोजगार और उत्पादन तीनों का संतुलन से मतलब है। यानी किन्स का अनुसार, किन्स कहते हैं कि आय के संतुलन स्तर का अर्थ उत्पादन तथा रोजगार के संतुलन से भी है। आय के संतुलन स्तर का अर्थ है रोजगार और उत्पादन के संतुलन से भी है। अतः आय के स्तर, रोजगार के स्तर तथा उत्पादन के स्तर को एक दूसरे का समानार्थी माना जाता है। यानी आय के स्तर, रोजगार के स्तर, उत्पादन स्तर, ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। यानी आय जब घटेगी तो रोजगार का स्तर भी घटेगा, उत्पादन भी कम होगा, और आय बढ़ेगी तो रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। इन तीनों में समानार्थी सब। अब इसमें हम पढ़ेंगे उपभोग की प्रवृत्ति, कंजम्पशन। उपभोग मतलब जो हम अपने जो उपभोग करते हैं, उपभोग का मतलब हम जो खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, या जो भी हम अपनी सुख सुविधा के लिए यूज करते हैं वो उपभोग हुआ। तो जब आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा। यानी जब हम ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा उसका खर्च भी करेंगे, और हमारी आमदनी जब कम होगी तो हमारा खर्च भी कम होगा। तो कहते तो उपभोग और आय के बीच के संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। यानी उपभोग और आय के बीच का जो संबंध होता है उसको हम उपभोग फलन करेंगे। C इजकल टू फंक्शन ऑफ वाई, इसको अंग्रेजी में कहेंगे C इजकल टू फंक्शन ऑफ वाई। तो C का मतलब होता है, C है कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब उपभोग। उपभोग की अंग्रेजी होता है कंजम्पशन। Y मतलब इनकम, तो Y इनकम को हम Y से इसमें दिखाएंगे। Y का मतलब हो गया इनकम, F जो है फंक्शन, फलन हो गया। तो C इजकल टू फंक्शन ऑफ Y, इसको हम उपभोग फलन कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। यानी कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो कंजम्पशन घटेगा। तो C इजकल टू फंक्शन ऑफ वाई इसको कहेंगे। तो उपभोग प्रवृत्ति जो होती है दो प्रकार की होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी को हम कहेंगे एवरेज प्रॉस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूम, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त होता है उपभोग की मात्रा बटा आय की मात्रा। मतलब हमारा जितना इनकम है और जितना हम उपभोग करते हैं, तो उपभोग में इनकम से भाग दे देंगे तो हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति निकल जाएगा। तो एपीसी इजकल टू C अपन वाई, अंग्रेजी में इसको कहेंगे एपीसी इजकल टू C अपन वाई, या हिंदी में औसत उपभोग प्रवृत्ति बटा उपभोग की मात्रा बटा आय की मात्रा। तो इंग्लिश वाला भी याद रखेंगे, आसान है। एपीसी इजकल टू C अपन वाई, जहाँ C कंजम्पशन है और Y इनकम है। अब दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी मतलब उपभोग में वृद्धि अथवा कमी, अपना आय में हुई वृद्धि अथवा कमी। एमपीसी इक्वल डेल्टा C अपन डेल्टा वाई। यहाँ जो एमपीसी होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, डेल्टा C हो जाएगा उपभोग में वृद्धि या कमी, और डेल्टा वाई आय में वृद्धि या कमी। तो डेल्टा C जो है, यहाँ तो C है तो अपन वाई उपभोग की मात्रा बटा आय की मात्रा हो गया, लेकिन यहाँ डेल्टा C इसको लगा दिया। डेल्टा C मतलब उसमें जो चेंजेज हो रहा है, मान लीजिए हमारा इनकम है
500 रुपया, और ए इनकम बढ़कर हो जा रहा है 700 रुपया। तो 700 में 500 जो घटाएंगे तो 200 जो अंतर आएगा वो डेल्टा वाई हो गया। मान लीजिए हमारा कंजम्पशन है, उपभोग कर रहे हैं 300 रुपया, लेकिन हमारा ये इनकम बढ़ रहा है तो हमारा कंजम्पशन हो गया 350 रुपया। तो 350 में 350 में 300 घटाएंगे तो 50 आया, तो 50 क्या हो गया, डेल्टा सी हो गया, वो अंतर मन दोनों का अंतर हो गया। तो एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई हो गया। तो यहाँ हमने लिखा कि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, डेल्टा सी उपभोग वृद्धि या कमी है, डेल्टा वाई आय में वृद्धि या अपन कमी। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषता क्या है? फीचर ऑफ एमपीसी, इसकी विशेषता है यह सदैव धनात्मक होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होगी। कहने मतलब हम कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा उपभोग जीरो हो जाए। हम नहीं कमाएंगे भी तब भी हम कुछ न कुछ अपने ऊपर खर्च करेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ खर्च करेंगे। तो इसलिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जीरो नहीं हो सकती है, यह सदैव धनात्मक होती है, और यह 0 और 1 के बीच में होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो 0 और 1 के बीच में होगा, इसलिए 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा सी अपन वाई ग्रेटर देन 0, एंड डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई होगा 0 और 1 के बीच होगा। तीसरा है आय वृद्धि के साथ साथ एमपीसी घटती जाती है। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो कुछ समय तक इनकम बढ़ेगी तो हमारा उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन अब जिस अनुपात में हमारा इनकम बढ़ेगा उस अनुपात में हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। एक समय आएगा कि हम कमाएंगे ज़्यादा लेकिन खर्च उतना नहीं होगा, इसलिए हम बचत यूज करेंगे, जो हम इनकम करेंगे उसमें से बचत ज़्यादा होगी आगे चलकर। तो आय वृद्धि के साथ साथ एमपीसी घटती जाती है। वही कह रहे जब आय वृद्धि होगी तो एमपीसी घटती जाती है, क्योंकि उपभोग व्यय घटती दर से बढ़ता है और बचत प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मतलब कोई आदमी मतलब कोई व्यक्ति जब नौकरी पाता है तो कुछ 2-3 साल तक तो उसका जितना कमाएगा उतना खर्च भी ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी तो उस रेशियो से खर्च नहीं होगा, फिर उसमें वो बचत करना शुरू करेगा या और उसको बचत को सेविंग करेगा कि हमको भविष्य में काम आए। तो तब इसको मैं एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय है वाई है 500 रुपया प्रति माह और खर्च है 300 रुपया प्रति माह। एक व्यक्ति का इनकम है एक महीने में 500 रुपया कमाता है और 300 रुपया खर्च करता है, तो यानी वो बचत 200 का यहाँ कर रहा है। तो इसको पहले हम एवरेज निकालें, एपीसी निकालें, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी इक्वल सी अपन वाई। तो 300 उसका कंजम्पशन है और 500 इनकम है, तो 300 में जब 500 का भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा और 3/5 हुआ, 5 6 के 30, 0.6 हो गया, या हम इसको 60% भी कर सकते हैं। तो और एपीसी उसका जो हो गया औसत उपभोग प्रति उपभोग की मात्रा बता आय की मात्रा, तो उपभोग मात्रा की मात्रा ये हो गया 0.6 या 60%। अब हम देखते हैं उसका इनकम जब हो गया 500 से 700, तो डेल्टा वाई क्या हो गया, 700 में 500 घटा देंगे तो 200 हुआ, और इसी को उपभोग उसका हो गया 300 से 350 हो गया, तो डेल्टा सी हुआ 350 में 350 हो गया। तो अब इसका हम एमपीसी निकालेंगे, यहाँ डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी हमने 50 ऊपर रखेंगे और जो हमारा इनकम अंतर आया 700 से 500 700 हुआ तो 200 हुआ, तो 200 नीचे रखेंगे। फिर उसको हम काटेंगे 50 से 200 को 4 में कटे 1/4 हो गया, यानी 0.25 या 25%। तो हमारा एमपीसी हो गया 25% और हमारा एपीसी हो गया 60%। तो अब हम लोग उपभोग प्रवृत्ति के बारे में पढ़े। अब अगले वीडियो में हम बचत प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, सेविंग के बारे में। धन्यवाद।